आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको 5 कहानियाँ सुनाऊंगा। पहली कहानी है राजीव की, जो कि एक आइडियल हस्बैंड है। दूसरी कहानी है एक स्पिरिचुअल गुरु नीलम की और उसके सीक्रेट एडिक्शन की। तीसरी कहानी है एक ब्रदर अमित और उसके डेंजरस प्राइड की। चौथी कहानी है एक डिवोटेड वाइफ मीना और उसके साइलेंट रिवेंज की। पांचवी और अंतिम कहानी होने वाली है अ गुड वाइफ प्रिया और उसकी फॉरबिडन थॉट्स की। हमारे अंदर ढेर सारी इच्छाएं जन्म लेती हैं। उनमें से कुछ इच्छाओं को हम पूरा कर लेते हैं, जबकि कुछ इच्छाओं को अपने अंदर ही दबाए रहते हैं। जब हम अपनी ज़िंदगी को जीते हैं तो समय समय पर हमारे अंदर अलग अलग तरीके की इमोशंस हावी होती हैं। उनमें से हम कुछ इमोशंस को तो एक्सप्रेस कर देते हैं, जबकि कुछ को एक्सप्रेस नहीं करते और अपने अंदर ही दबाए रहते हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि जिन इच्छाओं और भावनाओं को आप अपने अंदर ही दबा देते हैं, उनका क्या होता है? क्या वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ के ख़त्म हो जाती हैं, या फिर ये सारी इच्छाएं और भावनाएं हमारे अंदर दबी रहती हैं और जैसे जैसे समय बीतता है तो ये ताकतवर होती जाती हैं और फिर अलग अलग रूप में हमारे सामने आती हैं? अगर आपको इसका जवाब नहीं पता तो कोई बात नहीं। द फादर ऑफ एनालिटिकल साइकोलॉजी कार्ल युंग ने इसका जवाब दिया है। तो चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज शैडो सेल्फ। शैडो सेल्फ का कॉन्सेप्ट दिया था कार्ल युंग ने और ये डेप्थ साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही प्रोफाउंड एंड ट्रांसफॉर्मेटिव आइडिया है। शैडो सेल्फ हमारी साइकी के हिडन एंड अनकॉन्शियस एस्पेक्ट को एक्सप्लेन करता है और ये बताता है कि वो सारी डिजायर्स, इमोशंस और इम्पल्सेस जिनको हम डिनाई करते हैं, सप्रेस करते हैं और रिजेक्ट करते हैं, उनका आखिरकार होता क्या है। अब आपका अगला प्रश्न होगा कि आखिरकार हम अपनी कुछ डिजायर्स, इमोशंस और इम्पल्सेस को सप्रेस क्यों करते हैं और रिजेक्ट क्यों करते हैं? तो इसका जवाब है अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस में खरा उतरने के लिए। कार्ल युंग के अनुसार शैडो सेल्फ हमारी पर्सनालिटी का अनकॉन्शियस पार्ट है, यानी कि ऐसा हिस्सा जिससे हमारा कॉन्शियस ईगो खुद को आइडेंटिफाई नहीं करता। इसको एक उदाहरण से समझ लो। जैसे मान लो आप खुद को ऐसा देखते हैं कि आप सेल्फिश इंसान नहीं हैं और आप दुनिया को भी यही दिखाते हैं कि आप बहुत ही अनसेल्फिश इंसान हैं। तो जब भी आपके अंदर किसी भी सिचुएशन में सेल्फिश होने का ख्याल आएगा तो आप तुरंत उस ख्याल को दबा देंगे। इसके बाद यही ख्याल और यही सेल्फिश होने की इच्छा आपके शैडो सेल्फ का हिस्सा बन जाएगी। यानी कि आपके कॉन्शियस ईगो को तो ये पता होगा कि आप बहुत ही बेनेवोलेंट एंड सेल्फलेस इंसान हैं, लेकिन आपके अनकॉन्शियस पार्ट में सेल्फिश होने की इच्छा दबी रहेगी। कार्ल युंग कहते हैं कि जरूरी नहीं कि हम हमेशा निगेटिव चीज़ें ही दबाएं। हम इंसान अपने अंदर पॉजिटिव चीज़ों को भी दबाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर कुछ पॉजिटिव चीज़ों को कमजोरी की निशानी माना जाता है, जैसे कि सेंसुअलिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं कामुकता। यह एक पॉजिटिव ट्रेट है, लेकिन अगर हम इंडियन हैं तो हम इसे दबाएंगे और दुनिया से छुपाएंगे, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में सेंसुअलिटी को एक निगेटिव ट्रेट के रूप में देखा जाता है। इसी तरह इंडियन सोसाइटी में किसी पुरुष की आंखों में आंसू होना और उसका इमोशनल होना कमजोरी की निशानी माना जाता है। तो फिर लोग क्या करते हैं कि जब वो पूरे तरीके से टूट जाते हैं और बिखर जाते हैं, इसके बावजूद वो रोते नहीं हैं और दुनिया को ये दिखाते हैं कि वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं। कार्ल युंग कहते हैं कि हर वो इमोशन, हर वो इंस्टिंक्ट और हर वो ट्रेट जिसे हम अपने अंदर दबा देते हैं, इन्हीं से बनता है हमारा शैडो सेल्फ। जैसे कि हम अपनी सेक्सुअलिटी, एग्रेशन और सेल्फिशनेस जैसी इंस्टिंक्ट को अपने अंदर ही दबाए रहते हैं, इसी तरह हम एनवी, रेज और सेम जैसी इमोशंस को डिसअप्रूव करते रहते हैं। इसके साथ ही कुछ निगेटिव ट्रेड्स जैसे कि कॉवर्डिस एंड ग्रीड, इनको भी हम अपने अंदर ही दबाए रहते हैं। और हाँ, कभी कभी हम अपनी पॉजिटिव ट्रेड्स जैसे कि कॉन्फिडेंस, सेक्सुअलिटी एंड सेंसुअलिटी, इन सब को भी दबाते हैं। फिर इन्हीं से बनता है हमारा शैडो सेल्फ। और हाँ,
जितना ज़्यादा हम सप्रेस करेंगे उतना ज़्यादा हमारा शैडो सेल्फ डेंस होता जाएगा, और हमारा शैडो सेल्फ जितना डेंस होगा ये उतना ही डिस्ट्रक्टिव होता जाएगा, और फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब ये शैडो सेल्फ आपसे वो काम करवा लेगा जो आप कॉन्शियस तरीके से कभी न करना चाहेंगे। तो चलिए अब मैं आपको 5 कहानियाँ सुनाता हूँ। पहली कहानी है एक आइडियल हस्बैंड राजीव की। राजीव एक परफेक्ट हस्बैंड के रूप में जाना जाता है। वो काइंड है, पोलाइट है, स्पिरिचुअल है, लविंग है और केयरिंग भी है। लोग उसके बारे में ये कहते हैं कि राजीव एक ऐसा इंसान है जिस तरह के इंसान को हर वुमेन अपना हस्बैंड बनाना चाहेगी। फिर एक शाम को क्या हुआ कि उसकी वाइफ कृतिका ऑफिस से लेट आती है। राजीव मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी से पूछता है कि कैसा रहा आज का दिन, बट इनसाइड ही वॉज बॉइलिंग। राजीव उस रात सो नहीं पाया। रात भर ये सोचता रहा कि कृतिका कुछ छुपा रही है, शायद वो चीट कर रही है। फिर अगले दिन क्या हुआ कि कृतिका ने जब रोटियां बनाई तो उनमें से एक रोटी थोड़ा जल गई, और फिर जैसे ही वो जली हुई रोटी राजीव की थाली में पहुंचती है, वैसे ही राजीव गुस्से से फट पड़ता है। कृतिका पर चीखता है, चिल्लाता है और प्लेट को भी तोड़ देता है। अब कृतिका ये सोच रही थी कि रोटी ही तो थोड़ा जली थी, इसमें इतना अनकंट्रोल्ड गुस्सा कोई कैसे कर सकता है। तो यहाँ पर राजीव ने ऐसा क्यों किया, अब ये समझ लेते हैं। जब से राजीव की शादी हुई थी तब से वो दुनिया के सामने एक आइडियल हस्बैंड की इमेज बनाने की कोशिश कर रहा था, और इस कोशिश में वो क्या कर रहा था कि उसके अंदर जो इनसिक्योरिटी थी और जो पजेसिवनेस था, उसे वो कई सालों से अपने अंदर ही दबाए रखा था। यानी कि इनसिक्योरिटी और पजेसिवनेस की इमोशंस को वो लगातार रिप्रेस कर रहा था, और फिर यही रिप्रेस्ड इनसिक्योरिटी एंड पजेसिवनेस अनकंट्रोल्ड गुस्से के रूप में सामने आता है। अब दूसरी कहानी। ये कहानी है एक स्पिरिचुअल गुरु नीलम के सीक्रेट एडिक्शन की। नीलम इंस्टाग्राम में एक मेडिटेशन टीचर है। इंस्टाग्राम में जो भी उसकी रील्स हैं वो बहुत ही जेंटल फील करवाती हैं, और उसकी आवाज़ में भी एक अलग तरीके की शांति महसूस होती है। हीलिंग एंड पीस के लिए उसे लाखों लोग फॉलो भी करते हैं। लेकिन जब भी वो सोने जाती है तो वो सोने से पहले काफ़ी देर तक पॉर्न साइट में जाकर पॉर्न वीडियोस को स्क्रॉल करती रहती है। उसने कई बार कोशिश भी की कि वो ऐसा करना बंद कर दे, लेकिन वो खुद को रोक न पाती। फिर धीरे धीरे वो खुद के बारे में सोचकर लज्जित महसूस करने लगी, और सोचती कि मैं दुनिया को प्योरिटी सिखा रही, लेकिन मैं खुद अंदर से कितनी फिल्दी यानी कि गंदी और अपवित्र हूँ। कहानी खत्म। अब नीलम के साथ क्या हो रहा था ये भी समझ लो। नीलम को इस बात का एहसास ही नहीं था कि वो अपनी जिस सेक्सुअलिटी को दिन में और दुनिया के सामने दबा रही थी, वही सेक्सुअलिटी उसकी शैडो पर्सनालिटी का हिस्सा बनती जा रही थी। और धीरे धीरे नीलम की यही शैडो पर्सनालिटी इतनी पावरफुल हो गई कि जैसे ही रात होती, ये शैडो पर्सनालिटी पूरी तरह से नीलम को अपने कंट्रोल में कर लेती। यानी कि नीलम को पता ही नहीं चला और उसकी अनएक्नॉलेज्ड डिजायर्स एक कंपल्सिव एडिक्शन में बदल गईं। अब तीसरी कहानी। ये कहानी है एक प्रोटेक्टर ब्रदर अमित के डेंजरस प्राइड की। अमित हमेशा अपनी बहन को प्रोटेक्ट करता आ रहा था, और वो खुद से ये भी कहता था कि वो अपनी बहन को बहुत प्यार करता है। लेकिन एक दिन जैसे ही उसकी बहन ने अपने भाई से कहा कि वो किसी दूसरी कास्ट के लड़के से शादी करना चाहती है, वैसे ही अमित की डार्क साइड खुलकर सामने आ गई। उसने अपनी बहन को डराया धमकाया और उसे जोर से एक थप्पड़ भी मारा। फिर उससे बोला कि अगर तुमने उस लड़के से शादी की तो इस घर में कभी लौट के मत आना। अब प्रश्न है कि ये जो अमित ने जिस तरीके से बिहेव किया, क्या वो प्यार है या फिर उसका ईगो है जो ब्रदरली प्रोटेक्शन के रूप में सामने आ रहा था। सच्चाई ये है कि वो अपनी सिस्टर से प्यार तो करता था, लेकिन जो उसकी दबी हुई शैडो पर्सनालिटी थी उसमें पजेसिवनेस थी, कंट्रोल था और कास्ट प्राइड था। और इसी पजेसिवनेस, कंट्रोल एंड कास्ट प्राइड से बनी शैडो पर्सनालिटी ने उसकी बहन के प्रति जो प्यार था उसे हाईजैक कर लिया। अब चौथी कहानी। ये कहानी है एक डिवोटेड वाइफ मीना के साइलेंट रिवेंज की। अंकुर मीना का हस्बैंड था।
अंकुर ने शायद ही कभी मीना से ठीक से बात की हो और उसकी जरूरतों का ख्याल रखा हो, लेकिन मीना कभी कुछ नहीं बोली, हमेशा चुप रही। सभी लोग मीना की बड़ी तारीफ करते थे और कहते थे कि मीना बहुत ही पेशेंट, सैक्रिफाइसिंग और संस्कारी है। फिर एक दिन क्या हुआ कि अंकुर को नौकरी से निकाल दिया गया, और जब ऐसा हुआ तो मीना के चेहरे में हल्की सी मुस्कान थी। अगले दिन जब फैमिली के सभी लोग एक जगह बैठे थे तो मीना चाय बनाकर लाती है और अपने हस्बैंड के हाथ में चाय थमाते हुए कहती है कि असली मर्द इस तरीके से नौकरी से नहीं निकाले जाते। कुल मिला के मीना ने सबके सामने ही अंकुर को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की। अब प्रश्न है कि जब मीना इतनी ज़्यादा पेशेंट, सैक्रिफाइसिंग और संस्कारी थी तो उसके मुंह से ऐसे शब्द क्यों निकले? इसका जवाब है, मीना ने पेशेंट, सैक्रिफाइसिंग और संस्कारी दिखने और बनने के चक्कर में कभी भी अंकुर के गलत बिहेवियर का विरोध नहीं किया था। यानी कि उसके अंदर अंकुर के प्रति एक तरीके की रिप्रेस्ड बिटरनेस थी, और धीरे धीरे यही रिप्रेस्ड बिटरनेस उसकी शैडो पर्सनालिटी का हिस्सा बन गई। फिर धीरे धीरे मीना की ये शैडो पर्सनालिटी ताकतवर होती गई एंड फाइनली पैसिव एग्रेशन के रूप में सामने आती है। अब आती है पांचवी और अंतिम कहानी। ये कहानी है अ गुड वाइफ प्रिया के फॉरबिडन थॉट्स की। प्रिया के पास एक लविंग हस्बैंड है, एक सुंदर सा घर है और उसकी 5 साल की एक क्यूट सी बेटी भी है। प्रिया का हस्बैंड बिल्कुल वैसा है जैसा हर एक वुमन चाहती है, यानी कि वो लॉयल है, रेस्पेक्टफुल है और फाइनेंशियली स्टेबल भी है। लेकिन प्रिया का एक सीक्रेट है, और वो ऐसा सीक्रेट है जिसे वो खुद भी एडमिट नहीं करना चाहती। प्रिया की जो बेटी है वो स्विमिंग सीखती है, तो जब भी प्रिया अपनी बेटी को स्विमिंग सिखाने के लिए ले जाती है तो अपनी बेटी के स्विमिंग कोच ऋषि को देखकर उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, क्योंकि ऋषि कॉन्फिडेंट है, फ्लर्टेशियस है और वाइल्ड भी है। प्रिया जब भी ऋषि को देखती है या फिर जब भी वो ऋषि के बारे में सोचती है तो उसके साथ तरह तरह की वाइल्ड एंड बोल्ड इमेजिनेशन करने लगती है। अब रियलिटी ये है कि ना ही प्रिया ऋषि के साथ कोई अफेयर प्लान कर रही और ना ही वो चीट करना चाहती है, लेकिन उसकी फैंटेसीज उसके कंट्रोल में नहीं आ रही। जब रात में सभी लोग सो जाते हैं तब प्रिया जगती रहती है, उसे नींद ही नहीं आती और वो ये सोचती रहती है कि व्हाट्स रॉन्ग विद मी, मेरे दिमाग में ऐसा क्यों चलता रहता है, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। लेकिन प्रिया एक बात नहीं समझ पा रही थी कि वो अपनी पूरी जिंदगी अ गुड गर्ल एंड ओबीडियंट डॉटर एंड ड्यूटीफुल वाइफ बनने के लिए अपनी सेक्सुअल एनर्जी को दबाती रही है। यानी कि प्रिया ने अपने माइंड को तो समझा रखा था कि तुम्हें समाज के बनाए नियमों से बंधकर चलना है, लेकिन उसकी बॉडी को सब याद है कि वो वाइल्ड, डिजायरेबल और एकदम फ्री फील करना चाहती है। तो यही जो प्रिया की पर्सनालिटी का रॉ, रिप्रेस्ड और अनटेम्ड हिस्सा है, यही है उसका शैडो, और अब यही शैडो अपनी पूरी एनर्जी से दुनिया के सामने आना चाह रहा। अब कार्ल युंग इस सिचुएशन यानी कि प्रिया की फॉरबिडन थॉट्स के बारे में क्या एक्सप्लेनेशन देंगे, ये भी जान लो। कार्ल युंग के अनुसार अगर आपका शैडो ताकतवर बनता जा रहा देन दिस इज बैड एंड इविल, क्योंकि इस शैडो में सिर्फ निगेटिव चीजें नहीं दबती बल्कि आपकी अनलिव्ड लाइफ भी दबी रहती है। यानी कि वो जीवन जो आप जीना चाहते थे लेकिन नहीं जिए, वो भी इस शैडो का हिस्सा होता है। और जो भी चीज़ें आपकी शैडो का हिस्सा होती हैं, धीरे धीरे यही चीज़ें आपकी लाइफ को, आपके माइंड को, आपके बिहेवियर को और आपके इमोशनल पैटर्न को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करती हैं। तो अगर हम प्रिया के केस की बात करें तो प्रिया की पर्सनालिटी का वो हिस्सा जो सेंसुअल था, स्पॉन्टेनियस था और अनइनहिबिटेड था, उसे प्रिया ने सोसाइटी के नॉर्म्स फॉलो करने के लिए और दुनिया की नज़र में एक गुड वुमेन की इमेज बनाने के लिए पूरे तरह से दबा दिया। लेकिन एक बात ध्यान रखो, रिप्रेशन से कभी भी इच्छाएं खत्म नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे वो और ताकतवर होती जाती हैं और बहुत ही वियर्ड तरीके से हमारी लाइफ को कंट्रोल करती हैं। और हाँ, हमें पता तक नहीं चलेगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा। तो यहाँ प्रिया के साथ ये हो रहा कि उसने अपनी जितनी भी इच्छाएं दफन कर दी थीं, वो सब की सब
अब फैंटेसीज के रूप में और कंपल्सन के रूप में सामने आ रही हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि प्रिया खुद के बारे में ये सोचे कि वो इमोरल है, यानी कि अनैतिक इंसान है। लेकिन एक बात तो कन्फर्म है कि प्रिया का ये जो शैडो है, दिस शैडो इज स्टार्विंग एंड बिकमिंग मोर एंड मोर पावरफुल। तो ये था आज का वीडियो। आगे के वीडियोज़ में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये शैडो बनता कैसे है, ये हमें कंट्रोल कैसे करता है, और इसके बाद इंडियन सोसाइटी के बारे में भी थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। और लास्ट में मैं आपको ये बताऊँगा कि कैसे इस शैडो को खुद से इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि